तो वही चलेगा फिर। आप लोगों को मैंने जैसे कि मैं बता दिया था कि हड़प्पा दिल्ली सल्तनत में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? खिलजी वंश में मैंने आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी तक के बारे में पढ़ा दिया था मेनली रूप से। ठीक, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक, आज का जो क्लास है उस क्लास में मेनली रूप से तुगलक वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तुगलक वंश का शासनकाल कब होता है, इसके कौन कौन से शासक हुए, क्या क्या उन्होंने किया था, उनके बारे में मोस्टली आपको पढ़ाऊंगा। शांत हो जाओ। तुगलक वंश की स्थापना खिलजी वंश के एक शासक था, लास्ट शासक। ठीक, उसको मारने के बाद जो गाजी साहब थे अर्थात गयासुद्दीन तुगलक, उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक को मारने के बाद तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक, तुगलक वंश जो मेनली रूप से सबसे बड़ा डायनेस्टी रहा है तुगलक दिल्ली सल्तनत में, मैंने बताया था आपको तुगलक सखी, और इससे पहले बनाया था गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। मैंने आपको इन तीनों में क्या पढ़ाया? गुलाब अर्थात गुलाम वंश पढ़ा दिया, खिले खिलजी वंश पढ़ा दिया। आज आपका तुगलक वंश होगा। तुगलक वंश की स्थापना जो है मेनली रूप से जो हम देखते हैं वो 1320 से सन 1412 तक देखते हैं। काफी लंबा टाइम पीरियड इसका रहा है, 1412 तक रहा था। इसका टाइम पीरियड काफी अच्छा रहा, इसलिए हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। डस्टर भी नहीं है। तुगलक वंश का जो पहला शासक था इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक महाबैल शासक था। बैल कहो कि काफी अच्छे भी थे और काफी बुरे भी थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम में हम देखते हैं कि तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक जो था वो मेनली रूप से एक दो काम किया। एक तो पहला काम किया, नहर बनवाया, नहर निर्माण करना शुरू करवाया। इसका पहला काम ये था। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आता है कि दिल्ली सल्तनत में वह शासक, उस वंश के शासक के नाम बताओ जिन्होंने नहर बनवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने एक और काम किया। उसने काम क्या किया? जो उसका बेटा था जौना खान, ठीक, जौना खान था, जौना खान से उसने क्या किया? नाम था इसका बेटा जौना खान। तो उसने अपने बेटे से कहा कि दक्षिण भारत के एरिया पर कब्जा करो, अर्थात तेलंगाना पर कब्जा करने को भेज दिया। ठीक, ये आपका एरिया आपका पड़ता है कौन सा? ये वाला एरिया, ये दिल्ली का। तो उसने कहा कि जाओ तुम कहां पे कब्जा कर लो? तेलंगाना पे। तेलंगाना को जीत करके यहां से जौना खान ने बहुत सारे धन इकट्ठे कर लिए। इससे गयासुद्दीन तुगलक काफी खुश हुआ। उसने सोचा कि एकमात्र इच्छा जो मेरी पहली इच्छा थी तेलंगाना को जीतना, वो पूरा हो गया। अब इस खुशी की वजह से कहा कि तेलंगाना तो नाम चेंज कर दिया। इसके बाद कहा कि जौना खान तेरा भी नाम चेंज करूंगा। जौना खान का नाम रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खान का नाम क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अब
दूसरी जो चाहत थी गयासुद्दीन तुगलक की कि बंगाल को जीतना। बंगाल का एरिया उस टाइम बहुत बड़ा था और इतिहासकारों ने, बहुत से लुटेरों ने ये बता दिया कि जो बंगाल है काफी ज्यादा ही धनवान स्टेट के रूप में जानते हैं। तो बंगाल को जीतने की चाह किसको मिल गई? किसको चाह थी? गयासुद्दीन तुगलक को। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? बंगाल अभियान शुरू कर दिया। क्या किया? बंगाल अभियान शुरू कर दिया। लेकिन जब वहां जीता तो वहां पर उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि पहले से ये लोग गरीब हो चुके थे। तो गयासुद्दीन तुगलक को लगा कि अगर मैं दिल्ली वापस जाऊंगा, दिल्ली के लोग पूछेंगे कि तुम जब वहां गए तो वहां से क्या लाए। इस बात की टेंशन थी उसे। तो उसके दिमाग में आया कि जो निजामुद्दीन औलिया उस टाइम था, तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में उसने सुना था और जाना भी था। तो उसने निजामुद्दीन औलिया को अपने दूत से खबर भिजवाया और ये खुद यहाँ से चल गया। किस पे? हाथी पे। तो हाथी पे चलने के मतलब यहाँ से चलेगा तो कितने दिन में पहुंचेगा समझ सकते हो। और वो चलते थे मस्ती में, हाथी में लगा दिया कुर्सी, उस पर बैठ गया और धीरे धीरे चला और अपने सेनापति को भेजा घोड़े से, कहा तुम जाओ और निजामुद्दीन औलिया को यह संदेश दो कि मेरे आने से पहले, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी तुम्हें दान पात्र मिले हैं, और अलाउद्दीन खिलजी तुम्हें छोड़ दिया था, तुमने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था ना कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तुम एक दरवाजे से आओगे, मैं दूसरे दरवाजे से भाग जाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा और मैं इतने सैनिक ले आऊंगा कि तुम्हारे सारे दरवाजे घेर लूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया अपने संत था, उसने सीधे कहा कि अभी दिल्ली दूर है। तो ये किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कहा? मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक। क्या कहा? अभी दिल्ली दूर है। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो अभी दिल्ली दूर है। इतिहासकारों ने इसे बताया कि जो निजामुद्दीन औलिया है उसने गयासुद्दीन तुगलक को श्राप दे दिया, कहा तो दिल्ली पहुंच नहीं पाएगा। देख सूफी संत कितने प्रॉपर वे में कितने महान थे। उसने सीधे कहा कि तू दिल्ली पहुंच नहीं पाएगा, दिल्ली अभी दूर है। जब ये आ रहा था तो इसका बेटा दिल्ली में था। इसका बेटा बहुत बड़ा बेमूर्ख इंसान, जिस काम को कर दे वो काम विनाश। एक न्यूज आया था, आपने सुना होगा, एक आदमी था, उसने जितने लड़कियों शादी किया सब बीवी उसकी मर गई थी। वो जो भी काम करता था, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे तुम्हारे में से जिसे पनौती कहते हैं, वो जो भी काम करता है वो काम सफल नहीं होता है। वैसे उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खान को जब खबर मिला कि उसके बाबूजी अर्थात गयासुद्दीन तुगलक जी आ रहे हैं बंगाल से दिल्ली, तो उसने क्या किया? बाबूजी को ठहरने के लिए दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एक इलाके में उसके लिए लकड़ी का भवन बना दिया। कहा बाबूजी आप ना रात में आए हो, थके आ रहे, आप इस महल में ठहर जाना और मैं सुबह आपको लेने आ जाऊंगा, 80 किलोमीटर दूर आराम से आ जाना। रात में बंदा सोने गया, उसके बाबूजी सोने गए गयासुद्दीन तुगलक सोने गया और वो लकड़ी का भवन ही गिर गया, वो उसी में दबके खत्म हो गया। तो क्या कहा? अभी दिल्ली दूर है और गयासुद्दीन तुगलक का फाइल ये पर निपट गया। फिर आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल काफी ज्यादा ही बेहतर रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जो काम किए वो सब काम उसके अधूरे। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, एक तो बैल था ही, लेकिन काफी अच्छा भी था। वो पढ़ा लिखा था, लगभग 20 से 22 भाषाओं की नॉलेज थी उसके पास। सोच सकते हो, 20 से 22 भाषाओं की नॉलेज थी किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। इसे मिटा करके आते हैं तुगलक। तुगलक अर्थात MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था।
बाबू जी के मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजपाट को संभालना शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी काम किए, लेकिन जो भी काम किया वो उल्टा ही काम था उसके लिए। देख, जनता बिल्कुल परेशान, जब तक रहा जनता को परेशान, जनता उससे परेशान, वो जनता से परेशान। सब कहानी बताऊंगा अभी आपको मैं। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने क्या किया, वो 22 से 20 भाषाओं की नॉलेज रखता था। ये पता होगा आप लोगों को, नहीं पता समझ लो। देख, इसके बाद उसने एक त्योहार, फागुन में होली का त्योहार था, उस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाता था। क्या शासक था, वाकई मानना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद वो कितना अच्छा काम किया, ये क्या किया, 22 होली के त्योहार को मनाता था। अब क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो होली के त्योहार को मनाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ठीक, अब इसने क्या किया, इसने देखा कि राजकोष जो था उसकी महंगाई होनी शुरू हो गई थी। तो उसने महंगाई होने के लिए जब शुरू हुआ, तो उसने गंगा और जो यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वहां के एरिया पर जो है टैक्स लगा दिया, और इसके टाइम में भयंकर अकाल आया था। अब मान लो कि ये आपका एरिया है, ये दिल्ली है, और ये आपका गंगा दोआब का क्षेत्र है, आपका यूपी बिहार का क्षेत्र है, और यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। अब ये बताओ, यहाँ पे इसने क्या किया, टैक्स लगा दिया, समझे। अब सिंपल सी बात ये है कि इसको ये नहीं पता कि यहाँ के लोग पहले से कंगाल है, वो तुम्हें क्या देंगे, समझ ले बात को। अब तुम भिखारी के पास जाओगे और भिखारी को बोले मुझे भीख दे दो, वो तुम्हें कहां से भीख देगा? वो तो खुद कहेगा हमें भीख दे दो, हम खुद भिखारी है। तो यहाँ के लोग पहले से प्रॉब्लम में थे, तो जब ये टैक्स यहाँ पे लगा दिया, टैक्स शुरू कर दिया, तो इसने क्या किया, यहाँ किसानों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया और रोड पे आ गए। जैसे पंजाब में किसान आ गए थे रोड पे, ऐसे एक किसान आगे धरना देने के लिए। तो इसने किसानों के लिए एक अलग से विभाग बनाया, जिसे दीवान ए को कहते हैं, दीवान ई को, एक किसानों का विभाग, कृषि विभाग नियुक्त कर दिया, इसे कहते हैं दीवान ई को। दीवान ई को नियुक्त कर दिया ताकि ये कृषि की समस्याओं को हल कर सके। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब इसने सबसे गधा वाला काम क्या किया, इसने नोटबंदी कर दी, इसने रुपया को चेंज कर दिया। उसने कहा कि भ्रष्टाचार जो है बहुत फैला हुआ है। क्या है? भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। तो उसने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए करेंसी को बदल दिया, और इतिहास गवाह है जिन जिन ने करेंसी को खराब बदला है उनका सत्ता कभी कामयाब नहीं हुआ है। इतिहास उठा के देखो। इसने कहा मैं ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। अब ब्लैक मनी जो है, ये बताओ, ब्लैक मनी उसी के पास होता है जिसके पास दो प्रकार के दिमाग होते हैं, एक ब्लैक मनी कमाने के लिए और एक ब्लैक मनी छुपाने के लिए। तो तुगलक ने सोचा कि जब नोट मैं बंद करूंगा और खुद से एक नया नोट जारी करूंगा तो क्या होगा, जितने भी ब्लैक मनी है वापस मेरे पास आएगा, ऐसा होगा। इसने एक मुद्रा चलाया जिसका नाम है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा। अब ये सांकेतिक मुद्रा जो था ये तांबे का था। जब राज्य में पता चला कि हमारे सरकार ने एक नया मुद्रा जारी किया तांबे का, तो जितने भी लोहार थे वो तांबे ले आए और इकट्ठे कर लिए और सेम हूबहू वैसे करेंसी बनाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोहार तो करोड़पति बन गए उस टाइम पे। अब देखा भ्रष्टाचार फैल गया, अब ये परेशान कहने का। और वो जो चांदी का सिक्का था वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल थे, जिसे आज के टाइम में 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू नहीं होती, लेकिन 2000 के नोट की वैल्यू बहुत है। तो सरकार ने देखा, आप देखो, मान लो कि अगर 100 रुपए होगा, 100 रुपए करेंसी होगी, तो 10 लाख रुपए को अगर ले जाएगा तो 10 लाख रुपए का अगर गड्डी खड़े करेगा तो बड़ा बड़ा सा कट्टा भर जाएगा। और आज के टाइम में 10 लाख रुपए जो है 2000 गड्डी ले लो
जेब में आएगा आराम से। तो हमारी सरकार ने क्या किया, 2000 करेंसी को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। अब नए नोट 2000 पे भी नहीं आ रहा, 2000 के नोट जो है सरकार बंद करने वाले हैं, क्योंकि 2000 नोट से करेंसी जो है काफी ज्यादा घपले मारे। जितने कम पैसे वाले करेंसी होगी उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। सेम गलती किया मोदी जी ने और सेम गलती किया हमारे किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा को चेंज करके चांदी का मुद्रा लाया और कहा कि इतने भी राज्य मुद्रे करेंसी है उन सब करेंसी को लाओ और बदले में तुम ये चांदी सिक्के ले जाओ। वो परेशान हो गया, काफी यार जिंदगी झंड हो गई। ठीक, कहने का मतलब उसका जो है जिंदगी खराब हो गया, सांकेतिक मुद्रा चला करके। फिर जाकर उसने कहा ठीक है अब चलो अच्छी बात है। अब तीसरी जो काम किया, क्या काम कर दिया, पहला काम किया इसने टैक्स लगा दिया, ठीक, पहला बेकार काम। दूसरा काम सांकेतिक मुद्रा को चला दिया। अब तीसरा काम क्या किया इसने, राजधानी को बदल दिया। ठीक, इसने क्या किया, राजधानी को बदल दिया। अब मान लो कि राजधानी, ये अब राजधानी का दिया देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहते हैं। ये जो एरिया आपका है देवगिरी है, ठीक, ये एरिया। अब इसने क्या किया, यहां से अपने जनता को संदेश दिया कि हम जो है इस दिल्ली को छोड़ रहे हैं। और क्या कहकर छोड़ा, कहा कि यहाँ पे मंगोलों का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। अर्थात मंगोल जो है, जो आपके मंगोलिया एरिया है, वहां जो शासक है, जो चंगेज खान के जो लोग हैं, वो आज हम पे अटैक कभी कर सकता है। ये बहाना बनाया उसने और कहा दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो उठ के चलो कहाँ, दिल्ली। अब मान लो कि आपको पता होगा ये आपका यहाँ पे पहाड़ है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, तो क्या विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी। एक तो पहाड़, ऊपर से नदियां, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। इसने कहा, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कहा कि पहले हेल जाओ विंध्याचल पर्वत को। तो सब लोगों ने विंध्याचल पर्वत को हेल गया और निकले कब, गर्मी के महीने में, मई जून के महीने में निकले, कड़कती धूप में। ये खुद तो भैया हाथी पर चल देते, अब जनता के पास कौन सी हाथी, जनता भी चल दिए पीछे पे, चलो भाई राजा बोले। फिर कुछ लोग तो नहीं, लेकिन सब लोग चले गए। अब ये चले कहाँ, विंध्याचल पर्वत पार किया, नर्मदा नदी को हेल गए, सतपुड़ा पर्वत को पार कर गए, ताप्ती नदी को पार कर गए, सब हेलते होलते पहुंचे कहाँ, देवगिरी। देवगिरी पहुंचने में लगे कम से 1 साल। हाँ, रास्ते में पार्टी वार्टी करते गए वो, देख। और जब यहाँ पहुंचा तो अपने मंत्री से पूछ रहा है कि भाई बाकी के लोग कहाँ हैं। कहा महाराज बाकी लोग तो मर गया। कहा कैसे, कहा कि ऊपर इतने गर्मी में तुम लाओगे, पहाड़ पे चढ़ाओगे तो मरेगा नहीं, क्या होगा। कहा सब मर गया, जो भी आधा पीछे आधे तो खत्म हो गए वहीं पे। फिर कहा यार ये पनौती जगह है, यहाँ से वापस फिर चलो दिल्ली। फिर कहा अब राजधानी दोबारा दिल्ली बनाएंगे, ठीक है। अब जब दिल्ली का नाम लिया ना तो यहाँ की जनता तो था, कहा कि भैया हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, हमें माफ कर दो भैया, हमने यहाँ घर बसा लिया। अब यहाँ से ये चल दिया कहाँ, दिल्ली। तो दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब समस्या तो यहाँ ठीक है, राजधानी को ही बदल दिया। अब इसने क्या किया, सैनिक इकट्ठे कर लिए, फिर कितने, लगभग 3 लाख सैनिक को इकट्ठा कर लिया और इसे क्या करना था, युद्ध करना था। ठीक ठीक, इसे करना क्या था, तो ये खुरासान पर अटैक करना था इसको, ठीक है। अब खुरासान कहाँ पे है, तो वो दिखाते हैं आपको। ठीक, ये मान लो आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका दिल्ली, कैसे नया बन गया।
एरिया है पाकिस्तान के बाद का एरिया, ये आपका था खुरासान। और खुरासान पर इसको अटैक करना था। खुरासान पर अटैक करने के लिए लगभग इसने 3 लाख सैनिक बुलाए और 3 लाख सैनिक को 1 साल का एडवांस तनख्वाह दे दिया और कहा कि तुम लोग यही रहो, मैं कभी भी तुम्हें युद्ध का आदेश दे दूंगा। भाई सैनिक भी खुश, रोज तलवार में धार लगा रहे हैं, रोज नए नए कपड़े पहन रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। 1 महीना बीत गया, कहा कि अब आदेश आएगा। 2 महीना बीत गया, कहा अब आदेश आएगा। 3 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, कहा अब आदेश आएगा। इस तरह करते करते 1 साल बीत गया। सैनिक सबका दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग खराब इसलिए हो गया, उसने सोचा कि भाई ये राजा पागल हो गए क्या, जब इसको युद्ध करना ही नहीं था तो हम लोग को यहाँ क्यों उठा रखा है, कहीं पता चला हमारी बीवी की ओर भागी तो। फिर उसे शक था, उस टाइम भैया फोन था नहीं, चिट्ठी भी था, बहुत ही टाइम होता था। अब चले पता हस्बैंड है फौज भर्ती होने के लिए, बीवी उसकी मौज करने गई और सब भाई फौजी भाई टेंशन। अब लगा कि यार साल का अंतिम दिन है, आवाज नहीं, साल का अंतिम दिन है। अब इन सैनिकों को लगा कि अब जो है युद्ध करने का आदेश देगा। जब साल का अंतिम समय आ गया तो पता चला कि राजा गयास मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे खुरासान के शासक से दोस्ती कर ली। बताओ, प्लान बनाया युद्ध का, कर लिया दोस्ती। अब सैनिक और आग बोला कि यार कैसा पागल राजा है, हम तो विद्रोह करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अब ये सैनिक अगर विद्रोह कर देगा तो राजपाट छीन जाएगा, ये बहुत परेशान होगा। तो कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या किया, कहा अच्छा तेज चलेगा, रुक। सब सैनिक को क्या किया, एक पहाड़ है, जो एक पहाड़ है हिमालय के अंदर, बहुत ही खतरनाक पहाड़ी है, कराचील का पहाड़ी, कराचील जगह है। उन 3 लाख सैनिकों को कहा कि युद्ध होगा यहाँ पे, तुम यहाँ पे आ जाओ। सबको भेज दिया और सबको मरवा दिया। देख काम कितना खतरनाक किया। देख कराचील के पहाड़ी में 3 लाख सैनिकों को कहा कि ना तू रहेगा ना विद्रोह करेगा। राजपाट बिल्कुल विनाश करके रख दिया। ठीक, अब इतना बैल बोलता क्यों था, वो भी रीजन था, क्योंकि इसके दरबार में सलाह देने वाले कोई मंत्री था ही नहीं। जैसे आज के टाइम में हमारे पीएम साहब ने हमारे देश के अंदर जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जितने भी पीएम प्रेसिडेंट है, जितने मिनिस्टर है, सबके लिए सलाहकार मिनिस्टर होते हैं, जिसे सचिवालय कहते हैं। जहां वो बैठते हैं उसे सचिवालय कहते हैं। और उस सचिवालय में बहुत ही अच्छे रैंक के व्यक्ति होते हैं, डीआईजी, आईएएस अधिकारी, जो डीआईजी आईजी बनकर के इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनकर के सेक्रेटरी बनते यहाँ पे। तो वो बड़े बड़े अधिकारी जो है यहाँ पे नियुक्त करके बैठते हैं ताकि वे पीएम को सलाह दे वो कैसा काम करे, गृह मंत्री को सलाह दे। अब मान लो कि नितिन गडकरी जी सड़क मंत्री है, ठीक है। अब बिहार का कोई एरिया है जो खराब है, अब वहाँ पे एक सेक्रेटरी जो आईएएस अफसर था, जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष था, वो बंदा जो है बिहार में जो है कई कारोबार को संभाला था। तो सड़क की नॉलेज किसको अच्छी होगी, उसी बंदे को ना। तो वो नितिन गडकरी को क्या करेगा, सलाह देगा कि आप जो है उस एरिया में सड़क डेवलप कीजिएगा, यहाँ का रोड जो है टूटा फूटा है। ठीक, तो सलाहकारी समिति था ही नहीं इसके पास। अगर सलाहकारी समिति इसके पास होता तो शायद कहता कि तुम जो है युद्ध नहीं करो, अगर तुम्हारे पास 3 लाख सैनिक है तो तुम इसको जब यहाँ से दोस्ती कर लिया तुमने, तो कहीं और भी राजपाट थे, म्यांमार थे, वहां तुम कब्जा करते। साउथ का इतना बड़ा एरिया था, वहां कब्जा करते। तुमने वो सब कुछ किया ही नहीं, देख सब कुछ तुम्हें छोड़ दिया। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो साउथ का भाग जीता था, वो साउथ का भाग में टूट गया। टूट कैसे गया, ये अलग हो गए बहमनी राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, गोलकुंडा राज्य में, बीजापुर में, बीदर में, ये अलग अलग राज्यों में टूट गए। और यहाँ से एक अलग साम्राज्य का डेवलप होता है जिसे हम विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। उसी का टाइम पीरियड था जिस टाइम पे तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी टाइम में 2 व्यापारी भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। उसने सन 1336 में तुंगभद्रा नदी किनारे क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। तो कैसे हुआ, अगर इसका ध्यान इन पूरे एरिया में होता तो ना यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य स्टैब्लिश होता, ना यहाँ पे बहमनी राज आते, ना यहाँ पे गोलकुंडा, ना अहमदनगर, कुछ नहीं आते।
ठीक, और ना हमें पढ़ना पड़ता है इतना पागल तरह, ठीक है। तो ये एरिया तो इसको डेवलप हुआ और अंत में बेचारा लापता हो गया, मर गया। तो इतिहासकार कहता है आखिर वो शासक मर गया जो अपनी जनता से परेशान था और जनता उससे परेशान थी, ठीक, दोनों एक दूसरे से परेशान थे, अर्थात वो सनकी शासक से छुटकारा मिल गया। फिर इसका बेटा आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से गिना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को दूसरा अकबर कहते हैं, क्योंकि अकबर जैसी नीति इसकी बिल्कुल थी, ठीक है। अब जो है इसी के टाइम में एक विदेशी यात्री आता है, इसका नाम होता है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक अपनी पुस्तक लिखता है रिहाला। कौन? रिहाला नामक पुस्तक लिखता है, ठीक। इस पुस्तक में भारत के विषय में बताया गया है और भारत के समाज, भारत के खान पान, रीति रिवाज, इनके बारे में बताया गया है। और जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसने लिखा पुस्तक में कि मैंने शासक को, इब्न बतूता को खुश करने के लिए, ठीक, लगभग 100 दास और 150 घोड़े उपहार में दिए थे ताकि वो शासक में हमारे से खुश हो जाए, ठीक। जब यहाँ पे आया तो इब्न बतूता कला और साहित्य में काफी निपुण था। तो इब्न बतूता को दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली का काजी बना दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का काजी बनने वाला वह इतिहासकार कौन था, वह यात्री कौन था? जो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को के तेंजियार फैमिली से आया था, ठीक है। मोरक्को से आने वाला विदेशी यात्री था कौन? इब्न बतूता। अब इब्न बतूता ने भारतीय समाज के बारे में लिखा, उसे दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश बना दिया। लेकिन जब जब कुछ कारणों के कारण कुछ गलतियां हो गई या कुछ गलतफहमी हो गई, इसको मोहम्मद बिन तुगलक था उसने की भाई, उसने क्या किया? इब्न बतूता का पद छीना और उसे जेल में डाल दिया। अब विदेशी यात्री को भी जेल में डाल दिया और फिर जाकर के 1340 में उसे जेल से रिहा करके कहाँ भेज दिया? चीन। कहा जा मेरा यात्रा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता एक ऐसे यात्री हुए जो भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, चाइना होते हुए अफगानिस्तान होते हुए फिर अपने देश वापस गया। और इब्न बतूता एक ऐसा विदेशी यात्री जो लगभग 20 देश की यात्रा कर चुका था और कई भाषाओं को उसे नॉलेज थी, ठीक। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का शासन अंत होता है। और अगले क्लास में आपको फिरोज शाह तुगलक अर्थात इसके बाद आया उसके बारे में पढ़ाऊंगा। आप क्लास को